नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए 15वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारी तरफ से लगातार यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए 25 क्वेश्चन की क्लास जीके की कराई जा रही है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी की शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अगर बात की जाए भाई कि वह कौन सा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो वह है आपका अथर्ववेद। ठीक है, वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। दोस्तों, जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोना, औषधियाँ और ये वशीकरण, इन सारी बातों का वर्णन है। चलिए जानते हैं वेद कितने हैं। तो वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद हैं? तो वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, आज हम फिर से सारे वेद का रिवीजन करेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको ऋग्वेद पढ़ा दिया है और मैं आगे के आपको वेद कराऊंगा किसी क्लास में। तो दोस्तों, आज ही वो क्लास है। आज मैं आपको ऋग्वेद के रिवीजन के साथ साथ सारे वेद मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, यानी कि जो आपका जो वेद है वो पूरे हो जाएंगे। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, तो ये हालांकि चीज़ मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसका रिवीजन करा रहा हूँ। तो देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल में हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं। और सूक्तों को क्या कहा जाता था? तो सूक्तों को मंत्र कहा जाता था। मैंने आपको बताया था ना कि सूक्त आ जाए या मंत्र आ जाए, वो एक ही बात है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। अच्छा, इसमें कितने पार्ट हैं? तो भाई इसमें 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? तो साकल, बालखिल्य और बाष्कल। ठीक है, ऋग्वेद में कितने पार्ट हैं? तो ऋग्वेद में कुल 3 पार्ट हैं, साकल, बालखिल्य और बाष्कल। अच्छा, अब ये बताइए ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो भाई ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को कहा जाता है होर्थ। क्या कहा जाता है भाई? होर्थ। अगर पूछा है कि बताइए ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, या अगर ऐसे ही पूछ सकता है कि बताइए ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है होर्थ। क्या कहा जाता है? होर्थ। अच्छा, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र है, जिन्हें सूक्त भी कहा जाता है। तो ये वही बात आ गई, मैंने आपसे कहा था ना कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है या 1028 मंत्र है, एक ही बात है, क्योंकि मंत्र को ही हम सूक्त कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब बताइए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो आप में से जिन बच्चों ने क्लास ली होगी उन्हें सब याद होगा कि ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन से? ऐतरेय और कौशिकी। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो एक तो है ऐतरेय और एक है कौशिकी। अच्छा, इसका उपवेद आयुर्वेद है और इसके प्रवर्तक प्रजापति हैं। यानी कि जो ऋग्वेद का उपवेद, अगर आपसे पूछा है कि बताइए ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आपको राइट आंसर क्लिक करना है कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और जिसके रचयिता या प्रवर्तक प्रजापति हैं। कौन है भाई? प्रजापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि बताइए 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो वो है 7वें मंडल में। कौन से मंडल में भाई? 7वें मंडल में। और यह परशुड़ी नदी के तट पर लड़ाया गया था। परशुड़ी नदी का वर्तमान में नाम क्या है? रावी नदी। और इस युद्ध में सुदास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया था और इसमें सुदास की विजयी हुई थी। किसकी विजय हुई थी? सुदास की विजय हुई थी। अच्छा, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें सोमदेवता का वर्णन है। ठीक है, यानी कि सोमदेवता को समर्पित कौन सा मंडल? तो वह ऋग्वेद का 9वां मंडल, और इसलिए इसको सोम मंडल भी कहा जाता है। ये सारी पॉइंट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि ऋग्वेद के 9वें मंडल को ही सोम मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सोम मंडल। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सोम देवता को समर्पित है। और दसराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? तो दसराग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है। किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। किसके मध्य हुआ था? तो ये सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। और कौन जीता था? तो इसमें सुदास की विजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में। तो भाई जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है ये सबसे अंत में जोड़ा गया था। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कितने मंत्र हैं? तो 1028 सूक्त या मंत्र हैं। चलिए, तो जो 10वां मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया और इसी मंडल में यानी कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख है। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? तो 10वें मंडल में। और पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का वर्णन किस मंडल में? तो वही 10वें मंडल में है। और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। तो ये सब किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जिसमें देवी सूक्त का वर्णन मिलता है, तो वो है भाई ऋग्वेद का 10वां मंडल। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में देवी सूक्त का वर्णन मिलता है। अच्छा, ऋग्वेद में जो यमुना नदी है इसका उल्लेख 3 बार हुआ है और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। ये भी कई बार पूछा गया है कि बताइए ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो भाई यमुना का उल्लेख हुआ 3 बार और गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ, तो गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत पूछा था कि बताइए ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसको माना गया है, तो मेरे दोस्त ऋग्वेद में जो सर्वाधिक पवित्र नदी है वो सरस्वती को माना गया है। ठीक है, गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है, यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी किसे माना गया, तो सबसे ज़्यादा पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे सीधा सीधा पूछा है कि बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो वो मिलता है 10वें मंडल में। और ऋग्वेद में वर्षा के देवता को पर्जन्य कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको याद करवा चुका हूँ। ठीक है, आज हम इसका रिवीजन करेंगे और इन्हें आने वाली क्लास में फिर से इसका रिवीजन करेंगे जिससे ये चीज़ हमें याद हो जाए। ठीक है, तो वर्षा के देवता को क्या कहता है, पर्जन्य। अच्छा भाई, युद्ध के देवता को क्या कहते हैं, तो युद्ध के देवता को इंद्र कहते हैं और इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पुरंदर। तो आपको पुरंदर भी पूछा जा सकता है। अच्छा, विश्व के संरक्षक किसको कहा गया ऋग्वेद में, तो ये कहा गया विष्णु को। और जल के देवता किसको कहा गया, तो ये कहा गया है वरुण को। ठीक है, जल के देवता वरुण को कहा गया और वर्षा के देवता को पर्जन्य कहा गया है। ठीक, वर्षा के देवता को पर्जन्य और जल के देवता को क्या कहा गया, तो जल के देवता को वरुण कहा गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, यह है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। तो देखो गोमती नदी को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता था, तो गोमल से। ठीक है, ऐसी सतलज का पूरा नाम क्या था, तो वो था शतुद्री। और काबुल का क्या नाम था, तो ये कुबा था। ये सारे आपको याद रखने कि गोमती का गोमल, सतलज का शतुद्री और काबुल का कुबा। अच्छा भाई, कुर्रम नदी का नाम क्या था, तो वो था क्रुभ। और गंडक नदी का नाम क्या था, तो वो था सदानीरा। और स्वात नदी का नाम क्या था, तो वो था सुवस्तु। ठीक है, स्वात नदी का पुराना नाम क्या था, तो वो था सुवास्तु। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा भाई बताइए, राजा को क्या कहा जाता था, तो राजा को कहा जाता था गोप्ता। ठीक है, राजा को क्या कहा जाता था, राजा को कहा जाता था गोप्ता। ऐसी मरुस्थल को कहा जाता था धर्म। अतिथि को गोहन कहा जाता था या गोहंता कहा जाता था। ऐसी पुत्री को दुहिता कहा जाता और अनाज को क्या कहा जाता था, तो अनाज को भाई धान्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अनाज को धान्य। राजा को गोप्ता, मरुस्थल को धर्म, अतिथि को गोहन या गोहंता, पुत्री को दुहिता और अनाज को धान्य कहा जाता था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। चलिए, हल को क्या कहा जाता था, तो हल को कहा जाता था लांगल। ठीक है, हल को क्या कहा जाता था, हल को कहा जाता था लांगल। और हल से बनी नालियों को कहा जाता था सीता। ठीक है, हल से बनी नालियों को क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता था सीता। ऐसी उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। गोबर की खाद को करीश कहा जाता था। और युद्ध के लिए क्या शब्द प्रयोग होता, तो गविष्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, युद्ध के लिए गविष्ट कहा जाता था। और अघन्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अघन्या। ठीक है, अघन्या किसे कहा जाता, तो अघन्या गाय को कहा जाता है जिसका वध ना हो। ठीक है, जिसका वध ना किया जाए उसे क्या कहा जाता था, गाय। और वो कौन थी, अघन्या। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे आगे से। अभी तक हमने ऋग्वैदिक काल हमने पूरा पढ़ चुके थे, अब हमें सामवेद पढ़ना है। ठीक है, सामवेद अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ऋग्वैदिक काल में आपको पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूँ। अब जानते भाई सामवेद क्या है। तो देखो, अगर बात की जाए सामवेद की, तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पहला बनता है कि इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए वह कौन सा वेद है जिसमें संगीत की रचना हुई है, तो वो है सामवेद। वह कौन सा वेद है, तो वो है सामवेद। अच्छा, सामवेद के मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है, सूर्य देवता को। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। सारे ब्राह्मण ग्रंथ आपको पढ़ने हैं। और जो अब अगला पॉइंट है कि सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। तो आपको यही पता होना चाहिए कि ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, सामवेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है। तो इसके आपको चारों वेदों के पता होने चाहिए कि चारों वेदों के जो पाठक हैं यानी कि जो पढ़ने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है। अच्छा भाई, इसका उपवेद क्या है, तो इसका उपवेद है गंधर्व वेद। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। और इसके प्रवर्तक कौन हैं, तो इसके प्रवर्तक यानी कि जो गंधर्व वेद के प्रवर्तक है वो है नारद। अच्छा, सामवेद का प्रमुख उपनिषद जो है वो है छांदोग्य और केन। यानी कि इसके जो 2 प्रमुख उपनिषद है वो हैं, एक तो छांदोग्य है और एक है केन उपनिषद। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। बस इतने ही पॉइंट सामवेद से बनते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब बताइए यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, तो भाई इसमें यज्ञ से संबंधित विधियों का वर्णन किया गया है। सीधा सीधा पूछा जाएगा कि बताइए वह कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ आदि का वर्णन मिलता है,
तो वह है आपका यजुर्वेद। देखो या से यजुर्वेद और या से यज्ञ, ठीक है, या से यजुर्वेद या से यज्ञ। अच्छा, इसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यजुर्वेद में, ठीक है। कई बार परीक्षा में पूछा है कि बताइए वह कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई, तो वो है यजुर्वेद। और इसके पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। अच्छा बताइए भाई कि आपका जो है सामवेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है, ठीक है। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। और आपके यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि किसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात की जाए तो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो वो हैं तैत्तिरीय और शतपथ। क्या है? तैत्तिरीय, शतपथ। ऐसे ही यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो यजुर्वेद के जो उपवेद है धनुर्वेद, तो इसके प्रतिपादक है विश्वामित्र। कौन है भाई इसके प्रतिपादक? तो वो है विश्वामित्र। और यजुर्वेद में ही सबसे पहले राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का वर्णन मिलता है। देखो जो तो आपको वैसे मालूम कि जो यजुर्वेद है ये यज्ञ से संबंधित है, तो सबसे पहले जो राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का वर्णन मिला है वो किस में मिला है? तो वो मिला है यजुर्वेद में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग अथर्ववेद को, ठीक है। तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, इसका नाम याद रखना, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। और इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। अब आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि बताइए वह कौन सा वेद है जिसके पाठक को या पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अथर्ववेद के पढ़ने वाले को, ठीक है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, ठीक है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ। और इसका उपवेद शिल्पवेद है, ठीक है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। और इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना की विश्वकर्मा ने। अच्छा, जो अथर्ववेद है इसका प्रमुख उपनिषद कौन सा है? तो इसका प्रमुख उपनिषद है मुंडूकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ठीक है। मुंडूकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद किसके प्रमुख उपनिषद हैं? तो वो हैं अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अथर्ववेद के अंतर्गत भूत प्रेत जादू टोना वशीकरण और औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। कई बार पूछा गया है कि बताइए भूत प्रेत जादू टोना वशीकरण औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन किस वेद में? तो वो है अथर्ववेद में। किस में भाई? अथर्ववेद में। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ गया है कि अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है, ठीक है। यानी कि मृत्युलोक का देवता राजा परीक्षित को किस वेद में बताया गया? तो वो बताया गया अथर्ववेद में। और काशी का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो भी अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद में सवा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और आज मैंने आपको जिस सारे वेद एकदम कंप्लीट करा दिए 100%। अब अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक का वहीं से बनेगा, ठीक है। वेदों से अब एक भी पॉइंट नहीं छूटा है, चाहे किसी भी लेवल का पेपर क्यों ना आ जाए, चाहे सरल आ जाए चाहे कठिन आ जाए, एक भी पॉइंट नहीं छूटा। इस बात की मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ। बस ये है, अब हमें एक काम ये करना है कि हमें बस इसका रिवीजन बार बार करना है, तो वो मैं आपको लगातार क्लासेस में कराता रहूँगा। चलो अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो भाई वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है, ठीक है। यानी कि वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। देखा, पहला क्वेश्चन पढ़ने में आज हमने कितनी डिटेल में पढ़ा, क्योंकि आज हमने सारे अपने वेद खत्म कर डाले हैं। चलिए वेद त्रयी किसे कहते हैं? तो वेद त्रयी में शामिल है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेद त्रयी अगर आपको याद आए तो आप सीधे याद रख लेना कि वहाँ पे अथर्ववेद नहीं होगा, बाकी तीनों वेद होंगे, ठीक है। अथर्ववेद को छोड़कर जो वेद बचे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो ये सारे कौन है? तो ये हैं वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। चलिए बताइए त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो भाई अगर बात की जाए त्रिरत्न की, तो त्रिरत्न है आपका जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न का वर्णन है। जैन धर्म में किसका वर्णन? तो जैन धर्म में त्रिरत्न का वर्णन है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जैन धर्म की शिक्षाएं। आगे आने वाली क्लास में हम आपको जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए आज जानते हैं कि त्रिरत्न है क्या और कितने हैं। तो देखो अगर बात की जाए जैन धर्म के त्रिरत्न की, तो ये 3 हैं। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अगर चरित्र ना दिया हो तो हो सकता है पेपर में दे देगा सम्यक आचरण, तो ये भी आपको याद रखना है। चाहे चरित्र दे दे चाहे आचरण, एक ही बात है। तो कितने त्रिरत्न? तो 3। तो तिर माने 3, तीर्थ है ना, यानी कि 3 तो हैं। तो सही बात है भाई, जैन धर्म के त्रिरत्न 3 है। और कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अच्छा भाई सम्यक ज्ञान में क्या है? तो सम्यक ज्ञान में कहा गया है कि तीर्थंकरों में उपदेशों का पालन करना चाहिए, यानी कि जो तीर्थंकर हैं उनके द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि उनके उपदेशों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये किस में कहा गया है? तो ये कहा गया सम्यक ज्ञान में। क्या कहा गया है? कि तीर्थंकर द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनके उपदेशों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। चलिए सम्यक ज्ञान तो ये हो गया। अब सम्यक दर्शन में बताइए क्या कहा गया है? तो सम्यक दर्शन में कहा गया है कि तीर्थंकरों में विश्वास करना चाहिए
और सत्य के लिए समर्पण करना चाहिए। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो ये होते 24वें तीर्थंकर। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए थे और 24वें तीर्थंकर ही थे महावीर स्वामी। ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो यही कहा गया कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनमें विश्वास रखना चाहिए और सत्य के लिए समर्पण करना चाहिए। और सम्यक चरित्र में कहा गया है कि सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, यानी कि अच्छा आचरण अपना करना चाहिए। चलिए, तो ये थे आपके त्रिरत्न। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया बस सिर्फ नाम पूछ लिया कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, बस इतना आपको याद रखना। बाकी अंदर की डिटेल अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। चलिए बताइए, हर्षवर्धन का शासनकाल कितना था? तो अगर बात की जाए हर्षवर्धन के शासनकाल की, तो इनका शासनकाल था 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। यानी कि इन्होंने भारत पर 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। कौन था भाई? बहलोल लोधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं कि सल्तनत काल में किन किन वंशों ने शासन किया था और उनके क्रम क्या क्या थे। तो देखिए, अगर बात की जाए सल्तनत काल की, तो दिल्ली पर शासन करने वाले सल्तनत कालों के वंशों का क्रम निम्नलिखित है। क्या क्या क्रम है? तो सबसे पहले दिल्ली पर शासन किया था गुलाम वंश ने। ठीक है, गुलाम वंश ने शासन किया था और ये याद रखना 1206 से 1290, 2-3 बार लिख के देखोगे अपने आप याद हो जाएगा कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ऐसे याद रखो, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम से जी, खिलजी के, तुगलक टी, सैयद और लोधी, यानी कि GKTSL। ये एक फुल फॉर्म, ये इसकी ट्रिक बना ले लो कि GKTSL, GKTSL। ठीक है, या ऐसे पढ़ लो। देखो GK तो तुम्हें याद ही होगा, तुम GK ही तो पढ़ रहे हो, GK पढ़ रहे हो, TSL और कर लो, TSL और कर लो, GKTSL, GKTSL। तो ये हो गए, इसका क्रम आपको ऐसे याद रहेगा कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अगर आपसे कभी क्रम पूछा जाए या पूछ रहा है कि बताइए इनमें से किसने सबसे पहले किया है, तो आप वहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं GKTSL, यानी कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अब इनका टाइम पीरियड याद कर लो। तो गुलाम वंश ने किया 1206 से 1290। ठीक है, 1206 से 1290। और खिलजी वंश ने कब तक किया? तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी। और तुगलक वंश ने किया था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। ट्रिक याद रखना GKTSL। ठीक है, अच्छा, सैयद वंश ने कब तक शासन किया? तो इन्होंने किया था 1414 से लेकर 1451। और लोधी वंश ने किया था 1451 से 1526। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं लेके आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं लिखा था, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब बताइए, दिल्ली पर सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? तो भाई दिल्ली पर सबसे अधिक तक शासन किया तुगलक वंश ने। किसने शासन किया? तुगलक वंश ने। और सबसे कम समय तक किसने शासन किया? तो वो किया खिलजी वंश ने। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन तुगलक वंश ने किया और सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश के शासकों ने किया था। फुल ट्रिक क्या थी? तो ट्रिक थी GKTSL, यानी कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ये आपको क्रम याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? यानी कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था? तो वो था आपका कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कौन सा अधिवेशन था? तो वो था आपका कलकत्ता अधिवेशन। अब चलिए पढ़ते हैं आगे क्या है कलकत्ता अधिवेशन। तो सन 1906 में हुए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसमें इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ? तो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो दादा भाई नौरोजी। तो किसने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था भाई? दादा भाई नौरोजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस अधिवेशन को लेकर आया। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो अगर बात की जाए उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़े दिन की, तो वो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। यानी कि जो 21 जून की जो डेट है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अगर बात की जाए उत्तरी गोलार्ध की, तो इस दिन यानी कि 21 जून वाले दिन सूर्य की जो किरणें होती है वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, सीधे सीधे पूछ रहा है कि बताइए 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, क्षैतिज पड़ती है? तो आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा कि सूर्य की जो किरणें हैं 21 जून के दिन वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि कर्क संक्रांति कब होती है? तो वो होती है 21 जून को। ठीक है, कर्क संक्रांति कब होती है? तो वो होती है 21 जून को।
अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है, ठीक है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। इन डेटों को याद रखना, हर साल परीक्षा में पूछी जा रही है यूपी ट्रिपल एस पैट की तरफ से, ठीक है। ये डेट जरूर पूछी जाएंगी, मैं आपको सारी डेट करा दूंगा। आज तो मैं आपको 2 करा रहा हूँ, इसके बाद मैं और भी आगे आपको डेट कराऊंगा। चलिए, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और इस दिन के इसे किस नाम से जाना था, तो इसे जाना था कर्क संक्रांति के नाम से। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पर इस दिन सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है और इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत बढ़ती हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो भाई मकर संक्रांति के नाम से मकर संक्रांति किस दिन होती है, तो होती है 22 दिसंबर को। अब आप ये वाली मकर संक्रांति मत समझ लेना, जो वो होती 14 जनवरी को, ठीक है। ये खगोलीय घटना है, ये खगोलीय घटना है और वो हमारा अलग त्यौहार है, ठीक है। वो अलग होती है, ये अलग होती है। तो फिलहाल मकर संक्रांति के नाम से मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाती है, तो 22 दिसंबर को। ये खगोलीय घंटा के माध्यम से जो मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है 22 दिसंबर, ठीक है। और हमारा जो वो त्यौहार होता है वो 14 जनवरी को होता है। तो आपको दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। वो आप खुद ही वहाँ समझ जाओगे कि ये कौन सी वाली मकर संक्रांति की बात कर रहा है। तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर, ठीक है। और 22 दिसंबर को किस नाम से जाना था, तो मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और 21 जून को जाना जाता है कर्क संक्रांति के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भाई भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है आपका लखनऊ में। कहाँ पर है ये आपका? लखनऊ में। चलिए अगर आपसे पूछा है कि बताइए राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो जो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र वो है जोरहाट में, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है वो है जोरहाट में। और जो भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है तिलहन वाला, ठीक है। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र है स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र, तो ये आपके हैदराबाद में। ऐसी जो तंबाकू वाला है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो है राजमुंद्री में, ठीक है। यानी जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है ये है राजमुंद्री में। और राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये है कोयम्बटूर में। यानी कि जो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र है वो है आपका कोयम्बटूर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है नई दिल्ली में। ये सारे मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, मैं इसे 2 बार पढ़ा चुका हूँ। एक तो मैंने पिछली क्लास में इसे पढ़ाया, उससे पहले मैं आपको ये सारे याद करा चुका हूँ, तो ये तीसरी बार आज पढ़ रहे हो आप। अच्छा, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये है अहमदाबाद में। यानी कि जो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है ये है आपके अहमदाबाद में। चलो, इससे जो हो जाएगा हमारा रिवीजन होता रहेगा, ठीक। और हम इसको अब हर क्लास में तब तक पढ़ेंगे जब तक जो बिल्कुल हमें रट ना जाए, ठीक है। तो ये आपको मैं बिल्कुल रटवा के ही मानूंगा। चलो अब बताओ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है करनाल में। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये करनाल में है। ऐसी जो दलहन शोध संस्थान है, भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कानपुर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। मैंने कहा था ना कि अगर चावल में कंकड़ रह जाए तो दांत कैसे बोलेंगे, कट 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 कट। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है कटक में। अच्छा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, तो ये है कोलकाता में। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ में। यानी कि जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो है आपका लखनऊ में। ये सारे रिवाइज मैं आपको बार बार करा रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। चलिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, चेन्नई में। यानी कि चमड़ा चेन्नई, चा से चमड़ा, चा से चेन्नई। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरकोड में, बहुत इंपॉर्टेंट है नारियल वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये भी देहरादून में। एक ये वन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नारियल वाला बहुत है और ये चमड़े वाला, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लखनऊ वाला, ठीक है। लखनऊ वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे उत्तर प्रदेश का है। चलिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें प्रदान की जाती हैं, तो भाई जो राज्यों में जो सीटें प्रदान की जाती हैं राज्यों को लोकसभा में, तो वो की जाती है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं लोकसभा की, तो 80 सीटें हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की, तो उसमें वृद्धि करने का अधिकार है संसद को। किसको अधिकार प्राप्त है, संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
स्टार बना लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भाई मेरे भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। ये तो अनगिनत बार पूछा गया है, एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1951 में। अच्छा, हुआ क्या था इसमें? तो इसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष कानून को बनाने की शक्तियाँ राज्य सरकार को सौंप दी गई थी, और साथ ही इसमें भूमि सुधार किया गया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि भूमि सुधार, और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी स्टार बनाना है। कि बताइए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारे भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत की जोड़ी गई है, और इसमें भूमि सुधार किया गया। अब भूमि सुधार क्या था? तो उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की जो अधिकांश भूमि थी वो जमींदारों के कब्ज़ों में थी। तो इससे जो हमारा जो किसान था बहुत ही रुष्ट था इस बात से, क्योंकि उसके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, उन पर कब्जा ज़मींदारों ने कर रखा था। तो इस वजह से किसानों को उनकी ज़मीन दिलाने के लिए, उनके इस असंतोष को ख़त्म करने के लिए सरकार की तरफ से भूमि सुधार किया गया था। इसमें उनसे ज़मीनें लेकर गरीब किसानों में, गरीब मजदूरों में बांट दी गई, और बहुत सी अवैध भूमि को सरकार के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था। तो ये भूमि सुधार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत, और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब वर्गों को उन्नति के लिए विशेष कानून बनाने की शक्तियाँ राज्य सरकार को सौंपी गई थी। तो ये था हमारा प्रथम संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी है? तो अगर बात की जाए ग्राम पंचायत का चुनाव कराना, तो ये जिम्मेदारी है राज्य सरकार की। आपने देखा होगा कि जब भी ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें राज्यों की जो सरकार होती है बहुत सतर्क हो जाती है, अपने सारे मंत्री, अपने सारे जो भी उसके अधिकारी होते हैं उन सबको पंचायत चुनाव में लगा देती है, क्योंकि वो जिम्मेदारी उसकी होती है, ना कि चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग तो एक माध्यम होता है। बहुत से स्टूडेंट ये समझेंगे कि जो चुनाव कराना ना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, बिल्कुल नहीं भाई, वो तो एक संस्था है, वो तो संस्था है, उसे निर्देश देने का काम है राज्य सरकार का। राज्य सरकार निर्देश देगी कि जाइए चुनाव कराइए, तो वो चुनाव आयोग कराएगा, वो तो एक संस्था है। जैसे परीक्षा कराना किसकी जिम्मेदारी है? कराना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कराता कौन है? तो उसकी संस्था कराती है। तो ऐसी जो चुनाव कराना जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है, क्योंकि राज्यों से संबंधित होता है ग्राम पंचायत, तो वो राज्य सरकार की है। लेकिन संस्था कौन सी करेगी? तो वो करेगी चुनाव आयोग। तो फिलहाल हमारा राइट आंसर होगा कि जो चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत का? तो वो कराना है राज्य सरकार की जिम्मेदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो अगर बात की जाए भाई विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो वो है आपका एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। अच्छा, कौन सी नदी पर है? तो ये है कैरोनी नदी पर, यानी कि जो एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला देश में है और कैरोनी नदी पर स्थित है। ऐसे स्टेनली जलप्रपात है कांगो गणराज्य में, और ये कांगो नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी कि अगर स्टेनली जलप्रपात पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है कांगो गणराज्य में, और किस नदी पर है? तो ये है कांगो नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए न्यागरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो जो न्यागरा जलप्रपात है ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, और किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपके सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित। चलिए इन सारे क्वेश्चंस को हम बार बार क्लासेस में लाते रहेंगे जिससे आपका रिवीजन होता रहे। अब बताइए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अगर बात की जाए दक्षिण एशिया की, ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो वह है आपका थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये है भारत और पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये? भारत और पाकिस्तान में। चलिए थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये आपके भारत और पाकिस्तान में। अच्छा, मोजावे मरुस्थल कहाँ पर है? तो भाई मोजावे मरुस्थल है आपका अमेरिका में। कहाँ पर है? ये है अमेरिका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अच्छा, टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये आपके चीन में। और अरेबियन मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये आपके अरब प्रायद्वीप में। ये मैं बार बार आपके सामने ला रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ याद हो जाए। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बताइए दस्ते कावेर मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका ईरान में स्थित। ऐसी जो कालाहारी मरुस्थल ये आपके दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है। और जो गोबी मरुस्थल है वो है आपका चीन और मंगोलिया में। सारा हमारा रिवीजन हो रहा है लगातार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो अगर बात की जाए अंतरिक्ष के शहर की तो ये कहा जाता है आपकी बेंगलुरु को। और ये कहाँ की राजधानी? तो ये कर्नाटक की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ बंगलौर को और किस किस नामों से जाना जाता है? तो बंगलौर को साइंस सिटी और भारत का गार्डन सिटी भी कहा जाता है, यानी कि इसे स्पेस यानी कि इसे साइंस सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे साइंस सिटी भी कहा जाता है और भारत का गार्डन सिटी भी कहा जाता है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर
और भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा था? अहमदाबाद को। एक पॉइंट और है कि जो बरेली को सुरमा नगरी भी कहा जाता है और नाथ नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। बरेली को सुरमा नगरी और नाथ नगरी भी कहा जाता है। चलिए अब बताइए देखो और आगे पढ़ते हैं। तो भाई गुवाहाटी को, जो गुवाहाटी है ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में। तो गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके गुवाहाटी को। और सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मुंबई को। अच्छा ये बताइए इस्पात नगरी किसको कहते हैं? तो इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। ऐसी भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो वो भी आपको जमशेदपुर को कहते हैं। और स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये भी आपके जमशेदपुर को कहते हैं। अच्छा बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका कपूरथला को। किसको कहा जाता है? कपूरथला को। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप में से जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। मैं इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि अब हम जो बहुत जल्द अभी हमारी ऐसा है, अभी हम जीके की जो और भी क्लासेस हैं उनकी तैयारी करा रहे हैं। उसकी जो पीडीएफ जो बनाई जाती है, जैसे करंट अफेयर की मैंने आपसे कह चुका हूँ कि मैं आपके लिए अब जो आ रहा है ये सोमवार, इस सोमवार से आपको करंट अफेयर की क्लास मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें प्रत्येक दिन आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसकी जो मैं आप पीडीएफ जो दूंगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपको अगर जो स्टडी मटेरियल जो भी लेना है, फ्री जो स्टडी मटेरियल वो सारा आपके टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपकी तैयारी को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ो। अब बताइए गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो भाई गुलाबी शहर कहते हैं जयपुर को। ऐसी भारत का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है। अच्छा भाग्य का शहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विशाखापत्तनम को। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। और मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इंदौर को, ठीक है। मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? तो मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को। ऐसी पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मसूरी को। और ग्रीन सिटी आपका गांधीनगर को कहा जाता है। और सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो सारे पॉइंट हैं ये आपको पहले से याद हो चुके होंगे बहुत अच्छे से। चलिए अब बताइए भारत की आध्यात्मिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तिरुपति को। ऐसी झीलों का शहर किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है श्रीनगर को। और मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं वाराणसी को। किसको कहते हैं? वाराणसी को। जो भी बच्चे कंटिन्यू बेसिस पर क्लास ले रहे हैं उन्हें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से याद होंगे। चलिए अब बताइए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो अगर बात की जाए भाई सरदार सरोवर बांध की, तो ये आपका तापी नदी पर स्थित। किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका तापी नदी पर स्थित है। अच्छा बताइए उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका तापी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। ऐसे शिव समुद्रम बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कावेरी नदी पर है। और कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। शिव समुद्रम बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। और ये है आपका कर्नाटक में। अच्छा एक क्वेश्चन और है, बताइए भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर स्थित है। और अगर बात की जाए ये किस राज्य में? तो ये है आपके पंजाब और हिमालय में। किस राज्य में भाई? पंजाब और हिमालय में। टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर और ये आपका उत्तराखंड में। माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पर है और ये आपका उत्तर प्रदेश में। और हीराकुंड बांध महानदी पर और ये आपका तो ये है आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है भाई हीराकुंड बांध? तो हीराकुंड बांध है आपका उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की संरचना का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। इसकी आपको ट्रिक याद रखनी है, सरला की है, सरला। सरला से हो गई संसद, संसद का वर्णन किस में? 79 में है। रा से हो गया राज्यसभा, राज्यसभा का वर्णन किस में है? 80 में। और ला से हो गया लोकसभा, लोकसभा का वर्णन किस में? 81 में। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी, सरला, ठीक है। सा से संसद यानी कि 79, रा से राज्यसभा यानी कि 80 और ला से लोकसभा यानी कि 81, ठीक है। तो ये आपका किस में स्थित है? तो ये आपका है तो राज्यसभा का वर्णन किस में? तो सरला याद रखो, फिर से याद रखो, सरला, ठीक है। सरला, सा से संसद, रा से 80 यानी कि राज्यसभा और ला से लोकसभा यानी कि 81। तो ये आपका है अनुच्छेद 80 में वर्णन है। किस में वर्णन है? अनुच्छेद 80 में।
दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इस शायद एक गलती कर गया था, मुझे याद आ रहा है। ये जो आपका क्वेश्चन था सरदार सरोवर बांध, ये जो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। किस नदी पर स्थित है? ये है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मारो फिरंगी को ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो जो मारो फिरंगी को नारा दिया गया है ये दिया गया है मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया मंगल पांडे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। देखो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भाई जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा था ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा। ऐसे ही एक नारा और है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगर केवल पेपर में इतना आ जाए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। या पूरा नारा लिख के आ सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये किसने कहा? ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। ऐसी साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने। किसने दिया था भाई? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भाई दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए लैक्टिक अम्ल कहाँ किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है दही में। और अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो भी आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेब वाला है। बहुत बार पूछ रहा है कि बताइए सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो सेब में होता है मौलिक अम्ल, यानी कि जो मौलिक एसिड होता है वो आपके सेब में पाया जाता है। और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल। और चींटी में पाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल। जो चींटी होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो आपको एक ये इस पर आप स्टार बना लेना सेब वाले पे, ठीक है। सेब में पाया जाता है आपका मौलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई जो शंघाई सहयोग संगठन है इसका मुख्यालय है आपका बीजिंग में। कहाँ पर है आपका? बीजिंग में। चलिए ये कुछ मुख्यालय हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है वियना में, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर? वियना। और वियना कहाँ पर है? तो ये आपका ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। अच्छा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में, ठीक है। यानी कि जो हु अगर लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हु, तो हु का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है आपके जिनेवा में। ऐसी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पुस्तक का नाम है? ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पुस्तक का नाम है? तो ये है भाई सरोजिनी नायडू की पुस्तक का नाम। किसकी पुस्तक का नाम है? तो ये है सरोजिनी नायडू की पुस्तक का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट किसका अयस्क है? तो यहाँ पे देखो नाम से क्लियर हो, कॉपर माने तांबा होता, तो ये किसका अयस्क होगा? तो ये होगा तांबे का, ठीक है। किसका अयस्क है? तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भाई केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। और अगर राजस्थान की जगह भरतपुर लिखा है तो आप भरतपुर लगा देना, ठीक है। क्योंकि जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में है। और ये भरतपुर कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और बाकी जो हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे उन सबका आज हम रिवीजन भी कर लेंगे। तो बताइए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में। ऐसी जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है तो ये भी हमारा राजस्थान में, ठीक है। यानी कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका राजस्थान में। अच्छा थार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये तो भाई भैया कहाँ पर? राजस्थान में। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में। और केवला राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान के भरतपुर में है। केवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अब है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये हमने पहले ही पढ़े थे। तो देखो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में। ऐसी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी है मध्य प्रदेश में। और कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी है आपका मध्य प्रदेश में। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। ऐसे ही हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? तो ये भी है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये भी मध्य प्रदेश में है। ऐसी फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम करेंगे रिवीजन। बताइए, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान। अब बताइए, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। ऐसे ही गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है आपके पश्चिम बंगाल में। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी आपके पश्चिम बंगाल में। ऐसे ही बक्सर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल में। और नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल में, यानी कि जो नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये भी है पश्चिम बंगाल में। चलिए आज पढ़ते हैं असम के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी आपका असम में। नवेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम, और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। कहाँ पर है मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो ये असम में। ऐसी भाई डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी है असम में। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है आपके असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर बात की जाए भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो ये मनाया जाता है आपके 8 मार्च को। कब मनाया जाता? 8 मार्च को। और जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाता 13 फरवरी को। ये आपको याद रखना मेरे दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ रहा है तो 8 मार्च को मनाया जाता है, और अगर सिर्फ और सिर्फ पूछा है राष्ट्रीय महिला दिवस तो वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं जनवरी के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। आज हम इसको तीसरी या चौथी बार पढ़ रहे हैं, और अब हम इसे तब तक पढ़ेंगे जब तक कि आपको कतई अच्छे से याद ना हो जाए। चलिए अब बताइए, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। अब मैं आशा करता हूँ आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पर 80% जनवरी के दिवस को याद कर चुके हैं। अब आप अपने मन में आंखें बंद करिए और बोलते रहिए, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भाई 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। अगर पूछ रहे हैं कि बताइए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 11 जनवरी में। ऐसे ही 12 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, और 14 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति, ठीक है। 14 जनवरी को क्या मनाई जाती है? मकर संक्रांति। अब ये वाली मकर संक्रांति मत सोच लेना जो मैंने आपको ब्रह्मांड पढ़ाई थी, वो अलग चीज़ थी, ठीक है। चलो ये क्या है भाई 15 जनवरी। अब बताओ 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है आपका भारतीय थल सेना दिवस। ऐसे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और एक दिवस और है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। शायद मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए भाई 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ऐसी 28 जनवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस, विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस, और शहीद दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 30 जनवरी को। चलिए पढ़ेंगे फरवरी के दिवस के बारे में, ये भी हम अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो देखिए 1 फरवरी को मनाया जाता है हमारा भारतीय तटरक्षक दिवस, यानी कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो मनाया जाता है 1 फरवरी को। अच्छा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऐसे ही 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस और विश्व कैंसर दिवस। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस। मैंने कहा था ना कि 1 और 1 11, यानी कि एक महिला और एक लड़की मिलती है तो विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसमें विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के मिलने से साइंस की शक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 फरवरी को तो मनाया जाता है विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। ऐसी 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। अब आ गया ना कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 फरवरी को मनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। ऐसे ही 20 फरवरी को हमारा मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब हम थोड़ा सा तेज पढ़ना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तेज पढ़ रहे हैं। चलिए 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ऐसे ही 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ और मैं ये जो क्वेश्चंस हैं मैं इनको बार बार लेकर आ रहा हूँ, इसीलिए कि जिससे ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक बार में याद करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि जो दिवस हैं हम बार बार याद करने के बाद भी भूल जाते हैं। इसलिए मैं इसे लगभग हर क्लास में अब लेकर आता रहूँगा। ठीक है, और तब तक लाता रहूँगा जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाएगा। मैं आपको एकदम रटवा दूंगा, जितने भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जितने भी पूरे जो 12 महीने के दिवस हैं, एक का एक दिवस आपको रटवा दूंगा। एक का एक राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी नेशनल पार्क है सब याद करा दूंगा। और फिर जो वन्यजीव अभयारण्य है और जो पक्षी अभयारण्य है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जितनी पुस्तकें हैं सबका रिवीजन कराएंगे। अब असल में ऐसा होता है ना कि एक क्लास में भी कितना पढ़ा दो, है नहीं है। अगर ज़्यादा पढ़ा दो तो आप ऊब जाओगे। इस वजह से मैं थोड़ा रिवीजन भी तेज़ कर देता हूँ, जिससे हमारी क्लास ज़्यादा लंबी ना पड़े, क्योंकि जो सिलेबस है वो भी अच्छा खासा है और यहाँ पर आपको मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा जो लास्ट में थोड़ी सी तेज़ स्पीड बढ़ा देते हैं, जहाँ पर हमें रिवीजन करना होता है, लेकिन बाकी हम आपको बहुत स्लोली पढ़ा रहे हैं। और एक आपको इन्फॉर्मेशन और देनी है कि जो सोमवार से है हमारी करंट अफेयर की क्लास होने जा रही है, और इसके साथ ही लगभग उसके 10 दिन के बाद हम आपकी हिंदी की भी क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो हिंदी की क्लास है वो भी जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि 10 दिन से पहले स्टार्ट कर दूँ, यानी करंट अफेयर के 1-2 दिन बाद आपकी हिंदी की क्लास शुरू हो जाए। तो इसकी मैं ऐसी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।